चमचम अशी तेज गे आणि बुद्धीचा तो तेजा हा चटणी भाकर खाऊन घडला भीमराव माय राजा किती कष्ट भोगून तरी बी भिडला गुणाचा लय भिवा शाळेबाहेर शिकला तरी बी 32 डिग्र्या भारतातूनच नाही तर सारा विश्वातून हुशार आहे स्वतःसाठी घर नाही पण पुस्तकासाठी घर आहे दगड देऊ नाही आमचं पुस्तक मंदिर आहे त्या मंदिरातला देऊ आमचा भीमराव मास्तर आहे छतकडातून दम घेऊन पुरा जबडा फाडून म्हणतो रक्त खतम झालं तरी हाडा न करून लिहितो मी मग तर मेलो तरी चालतो पण कार्य तू हे सांगतो माय भीमराव आंबेडकर हे छाती ठोकून सांगतो. तो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो. दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे म्यूजिक, रैप और बहुत सारी ऐसी चीजों की क्योंकि हमारे साथ में है महाराष्ट्र की जान बहुत ही फेमस विपिन तातड़. वेलकम टू द शो विपिन. थैंक यू राहुल भाई. यस विपिन, आपकी जो जर्नी है एज एन रैपर, एज एन अम्बेडकराइट रैपर, कहीं ना कहीं लोग आपको देखते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये अम्बेडकराइट मूवमेंट को रैप और म्यूजिक सपोर्ट करता है बेसिकली. सही तो अभी तक जो मैं कर रहा हूँ तो सपोर्ट तो मिल ही रहा है मेरे को. हाँ. बट अदर जो रैपर्स है या अदर मैं जहाँ पे भी देखता हूँ तो वो लोग मेरे को कहीं ना कहीं बोलते हैं कि थोड़ा इस टाइप कब तक यही करेगा, थोड़ा सा यूनिवर्सल कर या इस टाइप से थोड़ा सा बाहर निकल के ये कर. अच्छा. बट मुझे ऐसा लगता है कि रैप बोले तो सच्चाई बताना, समाज को आईना दिखाना. तो मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि मेरे लोगों के मुद्दे लोगों तक आने चाहिए. ज़मीन के मुद्दे आने चाहिए. करेक्ट. वो ऐसे रैप तो मैं बना सकता हूँ बट मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं वो कर रहा हूँ. बराबर. नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब हम लोग बात करते हैं अम्बेडकर चळवळ की और अम्बेडकर मूवमेंट की, तो इस मूवमेंट को क्या ये रैप और म्यूजिक सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए? हाँ बिल्कुल. मतलब रैप का कोई, मुझे तो लगता है कि रैप का कोई रोल नहीं है. जैसे सिंगिंग में अपन देखते हैं सुर ताल ये, पर रैप में ऐसा कुछ नहीं है. करेक्ट. रैप ही ये तोड़ है सभी का. Okay. कि ये फ्रीडम है. तुम इसमें कुछ भी लिख सकते हो और फ्रीली बोल सकते हो. इसलिए मुझे रैप बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे हर बात अपन खुल के बोल सकते हैं. ओके. तो इसमें हम अपनी भावनाएं बिना किसी ये सोचे कि मेरे को गाना आता है नहीं आता है, बस बोल दो. यस. बीट हो ना हो आप गा सकते हैं. अच्छा. ओके. सो विपिन, मैंने देखा है कि आपका करियर बेसिकली एज एन अम्बेडकराइट रैपर ज़्यादा गया है और आपके जो गाने आए हैं वो हमेशा अम्बेडकराइट चळवळ के रिगार्डिंग रहे हैं, आपकी स्ट्रगल या आपने जो देखा हुआ है. हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि यार विपिन बेसिकली रैपर कैसे बना. यस. तो जर्नी मेरे एरिया से स्टार्ट हुई है, मेरे झोपड़पट्टी से स्टार्ट हुई है. जिस एरिया में रहता हूँ, सिद्धार्थ नगर, भीमनगर, इस एरिया में मैं बिलोंग करता हूँ और अभी भी रह रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि नहीं, बट वहाँ पे एक आंदोलन हो रहा था. मतलब बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ कि आंदोलन चल रहे हैं. मेरे पापा बहुत आंदोलन में एक्टिव थे. अच्छा. तो नीले झंडे, बाबा साहब के फोटो ये देख के मैं चौंक जाता था कि ऐसा क्यों दिखता है, क्या है. बाबा साहब की फोटो देख के मुझे क्वेश्चन आते थे कि ये आदमी कौन है. तो धीरे धीरे पता चला, पूछते गया मैं घर वालों से, सब बताते गए कि अपना झोपड़पट्टी उठ रही है तो उसके बारे में आंदोलन चल रहा है. बहुत पास से लाठी चार्ज देखा है. मेरे छोटे छोटे दोस्तों को लाठी लगी, पत्थरे लगे, ये देखे हुए हैं मैंने. अच्छा. और उसके बाद में आज भी कभी कभी मेरे मतलब नल जो है, पानी पीने का जो नल गटर से होके जाता है, आप भी अभी भी आके देखोगे तो हमारे जो सरकारी संडास है वहाँ पे तुम गए तो उल्टी करके वापस आओगे. ये सिचुएशन है अभी हमारे झोपड़पट्टी की. इतना सब डेवलप्ड होके भी. अच्छा. मतलब झोपड़पट्टी में ही दारू के धंधे, जुए के धंधे, ये सब क्वेश्चंस मुझे गिरते गए. मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये आना चाहिए तो कुछ लाइन से मैं लिखते गया पोएट के जैसा. अच्छा. बट मुझे लगा कि यंग लोगों को कैसे समझाऊं, तो रैप उस टाइम चल रहा था, हनी सिंह, बादशाह, ये सब. तो मैंने सोचा कि, और हम बचपन में स्कूल में राइमिंग से एक गुण था मेरे इसमें, कला थी कि मैं राइमिंग से चिढ़ाता था सबको. अच्छा. किसी के पापा के नाम से वगैरह. फिर वो कला मेरे इधर काम आई. मुझे लगा कि रैप अपन ने लिखना चाहिए. तो मैंने पहला मेरा गाना लिखा गली की समस्या. फिर वो लोगों तक पहुंचा और लोगों का रिस्पॉन्स आया और पहले ही मुझे कॉल आया JNU से कि प्रोग्राम के लिए. अच्छा. तो बहुत अच्छा लगा. मुंबई मिरर्स में मेरा आर्टिकल आया था. तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. मेरे एरिया से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. बहुत बढ़िया. मुझे भी ऐसे लगा कि रैप इसी को बोलते. क्वेश्चंस निकल रहे हैं मेरे अंदर का, फ्रस्ट्रेशन या अंदर का गुस्सा ये रैप में निकल रहा है. और
यही गली नहीं तो पूरे हिंदुस्तान की गलियों की यही समस्या है, तो मैंने वो मेरे देश की समस्या करके एक रैप लिखा था। बराबर। तो वहाँ से मेरी रैप की जर्नी बहुत बहुत शानदार। आपकी जो ये जो जर्नी रही है इसमें हम लोगों ने देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, उनके विचारधारा का, हमारे महापुरुषों का बहुत ज़्यादा, इनके बारे में और इनकी इंफॉर्मेशन कैसे आप तक पहुंचने लगी और किस तरीके से अम्बेडकर आप तक पहुंचे। हाँ, वो तो मेरे बस्ती से ही पहुंचा है। अच्छा। मतलब भीम जयंती या जितने भी है वो मैं देख रहा था कि ये क्यों हो रहा है। मेरा भाई है बड़ा विकास तातड़, जो अभी कोलंबिया विद्यापीठ में पढ़ रहा है। हाँ। तो पढ़ाई में थोड़ा होशियार था, तो उससे मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। मेरे पिताजी जो चढ़वड़ में बहुत आगे थे, वो भी हमें बचपन से बताते थे कि ऐसा ऐसा हुआ है। सब हिस्ट्री हमें फैमिली की तरफ से पता चलती थी। अच्छा। मेरे पापा को भी किताब पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था, मेरे भाई भी किताब, तो मेरे को बचपन से इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। बट इन लोगों की वजह से मुझे ये सब पता चला। और ये जो भी किताब लाते थे तो मैं देखता था, सिर्फ टाइटल ही पढ़ लेता था कि मार्क्स और बुद्ध, उसके बाद में मुक्ति कौन पथे, मैं सिर्फ ये देखता था टाइटल, उसके अंदर ये टाइटल से पहचान लेता था कि ये बुक किस पे आधारित है। और तो मज़ा आती थी। और पर मुझे अगर किसी बात को लेके कुछ लिखना रहा या कोई मुद्दा मुझे खा रहा है तो मैं कब किताब पढ़ लूंगा पूरी, मुझे पता भी नहीं चलता। हाँ। अरे वाह वाह, बहुत शानदार। तो कहीं ना कहीं बचपन से अम्बेडकर एक थॉट आपके अंदर आने लगे और 14 अप्रैल और बाकी दिन जो म्यूजिक बजता है, वो भी आपको कहीं ना कहीं आप ग्रेस कर रहे हो, अंदर अंदर आप लेते जा रहे थे, जिस वजह से आज जो आपकी राइटिंग आई है। ज्यादातर भीम गीते सुन के मुझे वामन दादा कर्डक, विठ्ठल उमा, शिंदेशाही, करेक्ट, ये सभी के गाने सुन के मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। और मेरे इंस्पिरेशन भी यही सब लोग हैं। बराबर। मतलब ये भीम गीत लिखते भी थे और उसमें सामाजिक प्रश्न भी मुझे दिखते थे। हाँ, कि मंदिर का संघर्ष करना पड़ा, पानी का संघर्ष करना पड़ा। तो यही मेरे इंस्पिरेशन है और यहाँ से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने देखा है कि आपके जो वर्ड्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस होते हैं, आप क्वेश्चंस करते हो और पूछते हो कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, और इसके आंसर्स मांगते हो लोगों से। वो बहुत ही अच्छा तरीका है आज के यूथ को बताने का। अब आपकी जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट हमने देखा कहीं ना कहीं झुंड पिक्चर का आपका जो सॉन्ग आया, झुंड पिक्चर में आपको मौका मिला, तो अगर आप उसके बारे में कुछ बता पाए। कोविड का सीजन चालू था, मतलब सब लॉकडाउन था, हमारे सबके काम धंधे बंद थे। फिर कुछ समय लॉकडाउन ओपन हो गया। फिर मैं 2012 से वीडियो एडिटिंग का भी काम करता था और मेरा मास्टर हुआ है जर्नलिज्म में। तो मैं वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट होने के कारण मुझे एक जॉब का ऑफर आया था पुणे में। तो जॉब के लिए मैं गया था वीडियो एडिटिंग के लिए। फिर एक संडे में एक गुडलक चौक में पुणे के प्रोटेस्ट होता था। प्रोटेस्ट चल रहा था हाथरस के सिलसिले में। तो वो मुझे देख के अच्छा लगा। फिर मैं उनको कहा कि मुझे रैप गाना है। तो मैंने लोकशाही करके मेरा एक रैप गाया था। तो वहाँ पे एक साकेत दादा कानेटकर थे जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोरिंग किया है झुंड का। उन्होंने देखा और बात की कि मैं झुंड का कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे तो तब झूठ लग रहा था क्योंकि झुंड को शूट हुए टाइम हो गया था, पर लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था। तो बोल रहे थे कल आ सकता है क्या। तो उन्होंने मुझे मूवी दिखाई, पूरी मूवी दिखाई। अनरिलीज मूवी दिखाई। उसके पीछे का कारण मुझे पता नहीं था कि क्यों दिखा रहे हैं मुझे। फिर दिखाई। फिर दूसरे दिन मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा सीन है, ये पूरा 30 सेकंड में आपको सारांश लिखना है मूवी का। तो मैंने बोला बाप रे, ठीक है। और उन्होंने म्यूज़िक दिया और मैंने रात को ही लिख के दे दिया उनको 1 बजे, क्योंकि बहुत एक्साइटेड। और वो स्टोरी भी मेरी थी, मतलब सभी झोपड़पट्टियों के बच्चों की स्टोरी थी। सही बात है। तो वो मूवी देख के ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे हूँ। तो मुझे लिखने में ज़्यादा आसानी गई वो रैप। और मैंने रात को ही दे दिया और उनको पसंद आ गया। और वो थिएटर में बजता है तो कुछ अलग ही वाइब आई थी। पानी आ गया था मेरे आंखों से तो क्योंकि अपन झोपड़पट्टी से और बॉलीवुड में अपना रैप बज रहा है। तो नहीं, बहुत ही शानदार। इसके बाद में हमने, मतलब मैं भी थिएटर में वो सॉन्ग सुना और पहले पता चला कि ये विपिन तातड़ करके कोई है जिसने ये गाना लिखा है और वो विदर्भ अमरावती से ही है। तो इट्स शॉकिंग। पहले तो पिक्चर हमारी विदर्भ की थी और बहुत अच्छा
आपने उसको लिखा, उसके बाद शायद आपको बीबीसी और बाकी सारे ने भी कवर किया। एंड उस पिक्चर के बाद में आपने शायद नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए भी कुछ काम लिखे, कुछ गाने लिखे। तो नागराज सर जो थे, नागराज सर से बात तो नहीं हुई थी मेरी तब तक, पर नागराज सर मुझे पहचानते थे, मतलब उन्होंने मेरे काम देखे थे वगैरह। जब प्रीमियर में मुझे बुलाया था पुणे में, प्रीमियर शो हुआ था, तो नागराज सर ने जब स्टेज पे सबको बुलाया तब मेरा भी नाम लिया कि विपिन आया है क्या विपिन, तो बहुत खुश हो गया। नागराज सर ने फिर तब से मतलब पहचानते। फिर नागराज सर ने बहुत सारे लोगों को, डायरेक्टर लोगों को बताया कि तुमको अगर कुछ रैप की या विदर्भ साइड कुछ काम रहा तो ये बंदा है विपिन तातड़। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके थ्रू मुझे वो नेटफ्लिक्स का भी उमेश सर है, उमेश कुलकर्णी सर, उनके बहुत सारे मूवीज़ को नेशनल अवार्ड्स भी है। तो उन्होंने मर्डर इन द कोर्ट रूम ये सीरीज़ निकाली है नेटफ्लिक्स पे, बराबर। तो उनका मुझे कॉल आया था, तब मुझे पता नहीं था कि सर कौन है। अच्छा। मुझे बताया गया था कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री के लिए एक रैप लिखने का है, तो मैंने इंटरेस्ट से नहीं लिखा था। तो फिर मैंने लिख के दिया, बाद में पता चला कि नेटफ्लिक्स के लिए। अच्छा। तो मैंने सोचा कि भाई मैं उधार वाली आईडी लेने वाला नेटफ्लिक्स की, आज मेरा नेटफ्लिक्स पे रहा है। बाप रे, मतलब शॉकिंग था, मोमेंट ही शॉक था। बॉलीवुड के बाद नेटफ्लिक्स 190 देशों में प्रदर्शित होने वाला, तो बहुत कम लोगों को पता है। झूठ का पता है सभी लोगों को, नेटफ्लिक्स का बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि शायद उसका वो प्रमोशन उतना हुआ नहीं। बट बहुत अच्छा लगता है दिखाने के लिए कि चलो मैं बस्ती से हूँ, पर मेरा बॉलीवुड में भी है, नेटफ्लिक्स में भी गाने हैं मेरे। और जब मैंने जैसे कल रात को मैंने आपका एक शो देखा लाइव, मैंने आपको पहली बार परफॉर्म करते देखा, बहुत ही शानदार एनर्जी, और आपका ग्रुप जो रैप टोली करके है वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस देता है और पूरी एनर्जी डाल देता है ऑडियंस के अंदर में। उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। अब जब आप ये अम्बेडकराइट चीज़ें अपने अंदर लाते हैं, तो इसमें आपका भाई जैसे आपने बताया कि कोलंबिया में है, तो उसका कितना रोल आपको लगता है? कि मैं तो बोलता हूँ कि वो नहीं होता था तो मैं अब फिलहाल इस कंडीशन में नहीं रहता था, मतलब यहाँ तक नहीं आता था। कि उसका सपोर्ट बहुत है मुझे, कुछ भी रहा, मतलब मैं कुछ गाने लिखता हूँ तो मैं पहले उसको भेजता हूँ लिरिक्स कि देख इसको थोड़ा वेरिफिकेशन कर कि, तो फिर वो बताता है कि हाँ ये लिरिक्स थोड़ा सा ये जा रहा है। मतलब मैं समझता हूँ कि उसकी स्टडी मेरे से ज़्यादा है। करेक्ट। तो मैं उसका सजेशन लेता हूँ। तो उसकी हेल्प बहुत लगती है, वो पैसे से लेके सभी चीज़ें मेरी इजी कर देता है। तो ऐसा है, एक ऐसा बड़ा भाई होना चाहिए सभी को। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा भाई, अभी लोग बोलते हैं ना कि नाच गाने से ही तुम जयंती मना रहे या इसी में गए हो, पढ़ाई भी करो। तो मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि मेरा बड़ा भाई कोलंबिया भी पढ़ता है, जहाँ पे बाबा साहब पढ़े। सही बात है। और मैं इधर इस तरीके से क्रांति कर रहा हूँ। बाबा साहब ने भी बोला है कि एक शायर का गाना और मेरे 10 भाषण बराबर है। करेक्ट। तो उसी से मैं क्रांति ला रहा हूँ, मतलब बाबा साहब के विचार और सभी को पहुँचाते जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, एक बहुत ही एग्जाम्पल वाला परिवार हम लोग कह सकते हैं अब इसको, कि एक भाई है जो अपने शौक को फॉलो करते हुए उसमें क्रांति डालते हुए बाबा साहब के विचारों को और महापुरुषों के विचारों को लोगों तक म्यूजिक के थ्रू पहुंचा रहा है, और एक एक्चुअली पढ़ लिख के एग्जाम्पल सेट करके अपने भाषणों के थ्रू और अपने बोली के थ्रू लोगों को पहुंचा रहा है। तो लोगों के लिए एक क्या कहते हैं, आप अपने भाई का नाम भी लोगों को बता देंगे? तो मेरे भाई का नाम विकास तातड़ है, जो अभी कोलंबिया विद्यापीठ में PhD कर रहा है। और वो अभी फिलहाल में सीनेट का अध्यक्ष है। वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है वहाँ पे, और अब भी रिसेंटली उनकी शादी हुई है। और भाभी भी वहीं पे ही है, शिकागो यूनिवर्सिटी में जॉब करती है। तो दोनों वही फिलहाल पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। विपिन, जब हम बात करते हैं अम्बेडकर चळवळी की, अम्बेडकर गानों की, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको एक ही जॉनर में लोग बांध देते हैं कि यार ये विपिन बस अम्बेडकराइट है और इस वजह से भी कई काम आपको नहीं आते होंगे? यस। नहीं, वही है, अभी नागराज सर थे इसलिए मुझे चांस मिला, नहीं तो इस जगह कोई दूसरा डायरेक्टर रहता था तो मुझे लगता है कि नहीं होता था। और नेटफ्लिक्स का जो भी है वो उनको भी मेरे सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा। क्योंकि उस जॉनर का रैप लिखना
और वो जो विदर्भ की थीम थी मेन बात तो, और जिन 400 या 450 महिलाओं ने जो अक्कू यादव का खून किया था, तो ये सभी दलित कम्युनिटी से, सभी झोपड़पट्टियों से बिलोंग करते हैं, और उनका जो गुस्सा था तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि यही बंदा लिख सकता है, तो वो उनको गाने को न्याय देने का काम मैंने एक तरीके से दिया है। और मैं खुद बोलता हूँ कि ये गाना मैं ही लिख सकता था, तो इसीलिए वो हो पाया। पर मुझे नहीं लगता कि अदर कोई रहता था, तो अगर मेरी जगह अगर कोई रहता था तो मैं आज का कहीं के कहीं जाता था। बट इसी कारण मैं खुल के ये बात करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ इसलिए। और यही मेरे को तोड़ना है, यही क्राइटेरिया तोड़ना है कि सब बोल रहे होंगे कि तू बस यही तक सीमित है, क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? बराबर है। अरे बाबा साहब ने संविधान लिखा है भारत का, और उस आदमी ने सभी को न्याय दिया है, सभी को हक दिया है, फ्रीडम में। दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? सही बात। अपन उस आदमी ने मानवता सिखाई है, उस आदमी ने फ्रीडम दिया है तुम सबको, तो तुम उसको बोल रहे हैं कि तू उसी में रहेगा क्या? अरे वो आदमी बहुत बड़े आदमी है। ये तो वही बात हो गई ना कि जिस व्यक्ति ने देश को एकता में बांधा और एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया कि भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो भी रहेंगे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन उसी व्यक्ति को लोगों ने एक कैटेगरी का नेता बना दिया। और जब उस कैटेगरी के एक्टर या एक्ट्रेसेस या आर्टिस्ट बाहर आते हैं तो उनको बोला जाता है कि तू दलित कैटेगरी से ही बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं ये वापस से कास्टिज्म ही हो गया। वही मुझे तो वही क्वेश्चन गिरता है कि ये सब मुझे जो बोलने वाले लोग हैं, तो मैं बोलूँगा क्यों करूँ? अरे वो आदमी की वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ, तो मैं वो आदमी को छोड़ के कैसे जाऊँ? मतलब उसको उनको छोड़ नहीं सकते हम, नहीं छोड़ सकते। यस एब्सोल्युटली। तो वही एक बात है, इसी जंजीर को तोड़ने का है मुझे, कि हर आर्टिस्ट को यही सुनने मिलता है कि तू ये लाइन से कब जाएगा, थोड़ा सा उससे बाहर हट। करेक्ट। अरे क्यों हटेगा भाई? वो है, और क्या गलत क्या है उसमें? सही बात है। जब हम लोग देखते हैं कि कई बार लोग भजन कीर्तन करते हुए भी फेमस होते हैं, लेकिन वो उसी जॉनर में, उनको उस चीज में नहीं बांधा जाता, उन्हें कहा जाता है कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो आप। हम हमारे बचपन में गणपति जब बैठते थे या कुछ भी होता था, हमारे लक्की सिंधी एरिया है, उस एरिया में हम प्रसाद खाने जाते थे सब, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता था, हम जाते थे। बराबर। और अभी मैं रिसेंटली 1-2 महीने हो गए, एक मॉल में मुझे गेस्ट करके बुलाया था, तो वहाँ पे एक हनुमान जी का गाना बज रहा था, तो हमने सोचा कि चलो ये कल्चर है, अपने देश का कल्चर है, तो हम सुन रहे थे सब। पर जब मेरी बारी आई तब लोग बोल रहे थे कि जय भीम कड़क बजना चाहिए, जय भीम कड़क बजना चाहिए, मतलब जो मेरा गाना है जो फेमस है। तो जैसे ही गाया तो ऑर्गेनाइजर्स का काम है कि ऐसे गाने नहीं चलते। वाह। तो तुम बताओ। ये वही मैं बोल रहा हूँ, वो कल्चर है ना, वो हमारा भी कल्चर है सब, तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं है? आज भी मुझे वो दिक्कत जाती है वहाँ पे करने के लिए। तो अपन काहे की इक्वलिटी नहीं है। सही बात है। ये तो वही बात हो गई कि हम अब जब बाबा साहेब, तो हम उनको एक युग पुरुष, एक महान नेता के तौर पे मानते हैं, जो देश के नेता, देश के लिए। ऐसा नहीं है कि वो दलितों के नेता है, वो देश के नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस की कमी है। और ये अपने लोगों में भी है, अपने लोग भी फायदा तो ले लेते हैं, पर किधर जाना है तो छुपा के रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा के। क्यों छुपा के रखते हो भाई? जो है वो यस, ये तो आज एक ब्रांड है। यस, तो तुम ऐसे कर ही नहीं सकते। मैं तो बोलूंगा भाई ये होगा तो आऊंगा, मैं नहीं तो नहीं करूंगा। हॉलीवुड का रहो या बॉलीवुड का रहो। सही बात है। जब हम बात करते हैं आपके रैप की, तो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आता है वो कड़क 2। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप कुछ लाइन उसकी बता पाए। यस, तो जय भीम कड़क 2 की एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने ये गाना लिखा था, जय भीम कड़क 1 जब लिखा था मैंने, तो लोगों की डिमांड बढ़ गई थी। तब कड़ू आई का उसमें गाना था सोने न भरली ओटी। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, डीजे नेस ने वो म्यूजिक दिया था, तो एक्सपेरिमेंट बहुत काम में आया, लोगों को बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा अभी अपने को उसमें लिखना है, और मैं रैपर हूँ तो मुझे एजुकेशनल उसमें कुछ तो डालना पड़ेगा, है ना। तो मैंने बहुत सारे किताबें पढ़ी, बहुत सारे लिखने के लिए किताबें पढ़ के, सुन के, इधर उधर से बहुत सारे लोगों से हेल्प लिया, फिर जाके मैंने वो गाना लिखा।
तो मैंने लगा, जब वहाँ पे मेरे एरिया में MC स्टैंड के ज़्यादा गाने बजते थे और छोटे छोटे बच्चे गालियाँ देने लग रहे थे और उनके माँ बाप के सामने भी डर नहीं रहे थे वो गाना। अच्छा। और उनके माँ बाप भी वीडियो निकाल के देखो मेरा बच्चा उनको समझ में नहीं आ रहा ना क्या बोल रही है वर्ड्स। मैंने बोला यार ये गलत है, बहुत गलत है, मतलब अपना अलग जा रहा है सब। तो तब जय भीम कड़क 2 निकाला तो तब से बस्ती के सभी बच्चे वो गाने लग गए। वंडरफुल। तो मुझे लगा कि चलो कुछ तो हुआ मेरे बस्ती में, तो थोड़ा चेंज आया। यस। तो उसमें मैंने गाना लिया था जाति से जाति से। तो उसमें मुझे आनंद शिंदे सर का आवाज़ बहुत अच्छा लगता है, तो उनके आवाज़ में था वो कॉपीराइट सब इश्यूज था, उनसे भी बात चल रही थी, पर बजट का बहुत इश्यू था कि वो, तो वो बोल रहे कि गाया हुआ गाना नहीं गाते, ये सब बातें। फिर मुझे स्वप्निल मिला, बहुत अच्छा आवाज़ है उसका, और अच्छे छोटे से गांव से आता है वो लड़का, और उसका आवाज़ सुन के ऐसा हमको लगा कि ये स्टूडियो मतलब रिकॉर्डेड बढ़ रहा है, मतलब बज रहा है। तो सही लगा उसको, तो उसके आवाज़ ने इस गाने को एक न्याय दिया है बहुत। तो मैंने क्या किया है, रैप और गाना उसको मिक्स कर दिया, मतलब ओल्ड लोग भी सुने और न्यू लोग भी सुने। सही बात। बहुत नए लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये जाति से गाना था। उसमें की कुछ लाइन सुनाता हूँ मैं तुमको। चमचम अशी तेज ज्ञानी बुद्धीचा तो तेजा, आज चटणी भाकर खाऊन घडला भीमराव माय राजा, किती कष्ट भोगून तरी बी भिडला गुणाचा लय भिवा, शाळेबाहेर शिकला तरी बी 32 डिग्र्या, भारतातूनच नाही तर सारा विश्वातून हुशार आहे, स्वतःसाठी घर नाही पण पुस्तकासाठी घर आहे, दगड देऊ नाही आमचं पुस्तक मंदिर आहे, त्या मंदिरातला देऊ आमचा भीमराव मास्तर आहे, छतकडातून दम घेऊन पुरा जबडा फाडून म्हणतो, रक्त खतम झालं तरी हाडान करून लिहितो मी, मग तर मेलो तरी चालतो पण कार्य तू ये सांगतो, माय भीमराव आंबेडकर हे छाती ठोकून सांगतो। एकदम जबरदस्त, बहुत ही शानदार, छाती ठोकून सांगतो है, एब्सोल्युटली। बहुत ही ये जो रैप है और इसका मैं मेरे घर पे भी सुनता हूँ, फुल साउंड में करके सुनता हूँ हमेशा, और कल मुझे अक्सर मौका मिला था स्टेज शेयर करने का, तो उस दौरान बहुत जोरों से नाचा मैंने बहुत मस्ती किया था कल। जब हम लोग बात करते हैं, आजकल बहुत सारे हम लोग रैपर्स देख रहे आ रहे हैं, हमने 100 RBS अमरावती से देखा जिन्होंने सोशल कंटेंट ही मटाया, उनने भी एक अलग इमेज क्रिएट की उनकी वहाँ पे, और वैसे ही और भी 2-4 लड़के आ रहे हैं, क्षितिज कल था। हम देखते हैं कि आप अकेली नहीं हो अब, और अब आपके साथ लड़के खड़े होने लगे हैं और मनाने लगे हैं, आपकी खुद की रैप टोली भी है। तो ऐसे लड़कों की जो सिर्फ सोशल कंटेंट पे अपना करना चाहते हैं, कुछ आप मैसेज देना चाहोगे उन लोगों के लिए? यस, 100 RBS तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और हम अमरावती में रहते हैं, तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, बट अभी अभी लोगों की नज़र में हम आ रहे हैं। तो स्वदेशी ग्रुप है, वो भी बहुत पहले से कर रहे हैं, और मैं भी इन लोगों से कभी ना कभी इंस्पायर हूँ, और वो भी मुझे बोलते हैं कि यार तेरा ये रैप बहुत अच्छा था, पर उनके रैप सुन के भी मैं इंस्पायर हूँ। मैं इन सभी से यही कहना चाहता हूँ कि तुम अपने काम करते रहो, ये अपना काम करते रहो, लोगों को जब टाइम आएगा तब खुद पता चलेगा कि एक ज़माना था जब अलग रैप बज रहे थे, तो इस ज़माने में ये सब लोग थे, कर रहे थे, एक हिस्ट्री में अपना नाम निकलेगा। तो बस अपने जॉनर को चेंज मत करो, इसको कंटिन्यू करो। रैप जो है ना वो खुद के लिए लिखो, नहीं दूसरों को खुश करना है तो तू ऐसा लिख, ऐसा लिख। मैं जो मेरे जितने भी रैप लिखता हूँ, जब तक मुझे पसंद नहीं आते तब तक मैं वो डालता नहीं। या ये सब लोग बोलते हैं यार लोगों को ऐसा पसंद आता है लोगों को, मैंने बोला मैं लोगों के लिए रैप करता ही नहीं हूँ, मैं मेरे लिए रैप करता हूँ, मुझे पसंद आया मैं डाल देता हूँ, लोगों को पसंद आए या ना आए वो उनकी बात है, वो ये है दिल से निकली हुई बात है। तो सभी को वही बोलना चाहूँगा कि लिखो, बिंदास लिखो, किसी के लिए मत लिखो, खुद अपने दिल से लिखो। यस। अब जब हम बात करते हैं आपकी रैपिंग की, तो आपके लिए रैप एज एन रैपर कौन आइडल है, या आप किसको ऐसा देखते हैं कि यार मैं इसके जैसा खास बनना चाहता हूँ? अभी मैं सुनते आया हूँ टूपाक वगैरह ये सब, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं, बट मैंने अभी तक टूपाक के गाने नहीं सुने। अच्छा। या किसी रैपर्स को मैंने नहीं सुना है। अच्छा। जब भी मेरे रैप से मुलाकात हुई तो हनी सिंह, बादशाह, इन सब की वजह से, 4 होटल ओढ़ का, इनसे हम डीजे में नाचते थे। बट मैं बोलूँगा तो वामन दादा कर्डक, उठल उमक, इसके बाद अन्ना भाऊ, ये जितने भी लोग हैं ना, अभी बहुत सारे लोगों के नाम है जो मैं यहाँ पे भूल जा रहा हूँ, याद नहीं होते, बट इनसे इंस्पायर हूँ मैं।
इनके बुक्स पढ़ता हूँ तो कई बार हम लोग क्या होता है कि रैप एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि इसके जैसे मैं बोलूँ, कुछ लोग आजकल के बच्चे MC स्टैंड की तरह कॉपी करते हैं, हनी सिंह की तरह यो बादशाह की बेस आवाज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वही मैं जस्ट जानना चाह रहा था। नहीं वैसे ही मैं तो गाने के इसमें रैप को डालने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी का इंस्पायरेशन, पर मैं सुनता था, डिवाइन को सुनता था, नेजी को सुनता था, स्वदेशी ग्रुप मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका जो वारली वाला गाना है वो मुझे बहुत फील होता था। उसके बाद बहुत सारे सिंगर्स भी है जो मुझे पसंद है। रैपर्स में तो वो MC मवाली है, बहुत सारे रैपर्स है। रॉकी करके एक नांदेड़ का बंदा है, वो भी सही है। बहुत सारे जो मैं गाने सुनता हूँ ना तो बहुत अच्छे लिखते हैं वो। मतलब अभी लेटेस्ट में एक लड़का है अपना नांदेड़ का, एक और विद्रोही बोल के, यस उसका भी सुना है मैंने, बहुत अच्छा लिखा है। और इनसे भी मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ। इनसे मुलाकात नहीं भी होंगी फिर भी मैं टच में है हम लोग। यस एक आर्टिस्ट करके, एक आर्टिस्ट और आर्टिस्ट की जो फीलिंग है वो, यस तो मैं इन लोगों से ज़्यादा इंस्पायर हूँ। पर ज़्यादातर मेरी शुरुआत जो वही वामन दादा कर्डक ये सब, इनके जो पुराने गाने सुनता हूँ मैं, जातीचं भीमासारखं नातं, तो ये जब गाने सुनता हूँ ना तो अपने आप लिरिक्स निकलते हैं मेरे। हाँ बहुत ही अच्छा। यस जब मैं बात करूँ अम्बेडकराई चळवळ की और आपकी राइटिंग को लेके, तो अभी आपको क्या लगता है कि हम लोग कहाँ हैं? बेसिकली हम लोग देखते हैं जैसे हमारे पे गाने बनते हैं, भीम के लगती जिगर, आधे इधर, इस तरीके से हम लोगों को बताया जाता है कि ये तो अलग अलग है, बटे हुए हैं। पॉलिटिकली तो हम लोग अभी भी एक जगह पे नहीं है। तो म्यूजिक कहीं ना कहीं एक जगह पे आना चाहिए और लोगों को वो मोटिवेशन देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप वैसे कुछ लिखो। यस और अभी फिलहाल ऐसा हो गया है कि अपने लोगों में भी कॉम्पिटिशन्स हो गई है कि कौन अच्छा गाना निकालता है, कौन ऐसा करता है, फिलहाल बाबा साहब प्रेजेंट करना है अपने को। करेक्ट। बाबा साहब के बारे में लिखना है या कुछ, तो उसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए या कुछ। वो जो आदमी के लिए लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो भावना अलग होनी चाहिए, फीलिंग अलग होनी चाहिए। ना कि तेरा शूट मेरे से अच्छा हुआ है तो मैंने तेरे से अच्छा लिखा है, या वो कंपटीशन ही नहीं होनी चाहिए इसमें आर्टिस्ट के हिसाब से। जब ये बात कर रहे हैं अपन, तो मुझे तो लगता है कि सभी एक दूसरे का सपोर्ट करे। सभी अभी मैं मेरे गाने में सभी को प्रेजेंट, मतलब नए नए आर्टिस्ट को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ मैं। अभी स्वप्निल है, अभी 3 में मैंने एक रक्षिता मेश्राम करके एक लड़की है, छोटे से गांव से, पर उसका आवाज़ बहुत ही अच्छा है। अभी तक लोगों को नहीं पता था, पर धीरे धीरे अभी वो किधर परफॉर्म करने जाती है तो सब लोग बोलते हैं जय भीम कड़क 3 वाली लड़की है, जय भीम कड़क 3 वाली लड़की है। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरे थ्रू किसी का अच्छा हो रहा है। स्वप्निल के भी अच्छे अभी कॉन्सर्ट चल रहे हैं, रक्षिता के भी चल रहे हैं। वेरी गुड। बट अभी कभी कभी क्या होता है, हम रैपर्स की टीम है, रैप टोली हमारा काम है, हमारा लिखान पे ज़्यादा फोकस है और ज़मीन के मुद्दों पे ज़्यादा फोकस है। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, हमको लोगों को समझाने के लिए ग्लैमर का यूज़ भी करना पड़ता है। मतलब जैसे गाड़गे बाबा ने बोला कि जिनको समझाने का तो उनके वेश में आके समझाना पड़ेगा, उनके भाषा में आके समझाना पड़ेगा। तो मैं सिंगर्स का यूज़ करता हूँ, उसमें गानों का यूज़ करता हूँ अच्छा, मतलब वो मेलोडीज लगे, सुनने को अच्छा लगे। यस बैकग्राउंड हो अच्छा सारा, तो बहुत जरूरी है। यस तो अभी फिलहाल ये सब चालू है। धीरे धीरे अभी अपकमिंग स्पोर्ट प्रोजेक्ट्स है मेरे। शीतल तई साटे के साथ में एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट बहुत हाई लेवल का है और एक बड़े आदमी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल मैं रिव्यू नहीं कर सकता, कोई इशू नहीं है, बट आइडिया देना चाहता हूँ। और जल्दी मेरे 10 गानों का एक एल्बम आने वाला है। बट मैं एक टाइम देख रहा हूँ कि कोई उसे प्रोड्यूस करे या कोई उसे पैसे लगाने के लिए, क्योंकि वो गाने बहुत शानदार है। जब तक उसे वो वीडियो का या म्यूजिक का न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो गाने का अर्थ नहीं है। नहीं, बिल्कुल लोग आप तक अप्रोच करेंगे फॉर श्योर। एंड जो आप कर रहे हो एज एन आर्टिस्ट भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। म्यूजिक कहीं ना कहीं हमारा माइंड बदलता है। और आज का म्यूजिक जैसे रैप वगैरह हो गया, ये यूथ सुनता है, तो यूथ को जो संदेश देना है उनकी तरीके से देना है, ना कि हम भाषणबाजी करके उन्हें नहीं सुना सकते। वो रुक नहीं सकते सब चीज़ों पर।
तो वो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे एपिसोड में आए एंड बहुत सारे इंसाइट्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू, मुझे यहाँ पे बुलाया आपने। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा भी एक रैपटोली नाम से यूट्यूब चैनल है, आप तो उसे रैपटोली को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय